नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने नियुक्तियों में अनियमितताओं पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि देर रात विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और विधानसभा अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों की भी तारीफ की। रितु खंडूरी ने कहा कि समिति ने सराहनीय कार्य किए हैं और युवाओं को निराश नहीं होना है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। वहीं जांच समिति ने 20 दिन में जांच रिपोर्ट पूरी की है। उनका कहना है कि विधानसभा के कर्मियों ने पूरा सहयोग जांच में दिया और जांच रिपोर्ट 214 पन्नों की है। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि 2016 और 2021 में जो नियुक्तियां हुई थी उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 14वां अंतर्राष्ट्रीय मैच देहरादून में इंडिया लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स की टीमों के बीच खेला गया। वहीं इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 5 विकेट खोकर 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम 130 रन ही बना सकी और इंडिया लेजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच दिया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजीव इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज देखने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने स्टेडियम पहुंचकर इंडिया लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स मैच का आनंद भी लिया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और देवभूमि में सभी का स्वागत किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार के साथ ही तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुओं में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मंत्री बहुगुणा ने लंपी रोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब तक कुल 20,505 केस पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,028 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और 341 पशुओं की लंपी रोग से मौत हो गई है। तो राजस्थान के साथ साथ अब आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी लंपी रोग का जो कहर है वो पशुओं पर देखने को मिल रहा है। पशुपालन मंत्री ने इस बाबत समीक्षा बैठक भी की। वहीं तक अभी आपको बता दें कि अभी तक कुल 20,505 लंपी वायरस के केस सामने आ चुके हैं और लंपी रोग पर सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। जैसा कि लंपी रोग से आए दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब देहरादून में भी इसका असर देखने को मिला है। अब तक 20,505 लंपी रोग के केस आ चुके हैं और लंपी रोग पर सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इसी के चलते आज समीक्षा बैठक भी की गई है और तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई कि किस तरह से इस वायरस से पशुओं को निजात दिलाया जा सकता है और लंपी रोग पर उत्तराखंड सरकार काफी ज्यादा गंभीरता दिखाते हुए सतर्क रहने के लिए सभी से अपील करती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अभी 20,500 पशुओं को लंबी स्किन डिजीज से ग्रसित है, जिसमें से लगभग 8,028 पशु जो है वो पूर्ण तरीके से ठीक हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे मृत्यु दर बहुत कम है, 1.6% है और रिकवरी दर बहुत अच्छा है, 40% का हमारा रिकवरी दर है। हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। हम ऑलरेडी 5,48,000 वैक्सीन इस वक्त पूरे हर जिले में टोटल उत्तराखंड के 13 जिलों में बांट चुके हैं। वैक्सीनेशन चल रही है। 6 लाख वैक्सीन की हमारे पास आज के दिन व्यवस्था है। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। 2 सबसे प्रमुख जिले जो इससे ग्रसित हैं वो है हरिद्वार और देहरादून जिला। लगभग 17,500 केसेज इन दोनों जिलों में मिलाकर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अभी 20,500 और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अजय पांडे जुड़ने जा रहे हैं। तो अजय, हर तरफ लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं देहरादून में भी 20,505 केस आ चुके हैं। सरकार काफी ज्यादा गंभीर लंपी वायरस को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से ये आंकड़े देखने को मिले हैं, ये सारे आंकड़े कल तक के हैं और
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उनको कैसे हल किया जाए, किस तरह से जो पशु पीड़ित हैं उनका इलाज कैसे किया जाए। जितने भी पशु चिकित्सक हैं वो समय समय पर इन पशुओं की देखभाल करें, वहां पहुंचे और ये जानकारी सबको दें कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है और इन पशुओं की जिंदगी कैसे बचाई जा सकती है। क्योंकि पूरे देश में जगह जगह इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं और 20,000 से अधिक मामले जब यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है कि एक गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। और ऐसे में पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों के साथ जब बैठक की तो जाहिर इससे भी साफ होता है कि वो भी इस पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीरता दिखा रहे हैं और अपने अधिकारियों को वो निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि ये पूरा मामला पूरे भारत भर के विभिन्न जगहों पर फैला हुआ है, विभिन्न जगहों में इस तरह के पशुओं के मामले आ रहे हैं, तो उसका अध्ययन किया जा रहा है हर जगह के मामलों को लेकर के। उत्तराखंड में किस तरह से ये बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, रोकथाम के लिए जो पशु पालक हैं उनको भी शिक्षित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कैसे वो अपने पशुओं को बचाएं और अगर कहीं पर भी इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो वो समय पर चिकित्सक को इसकी जानकारी दें ताकि समय पर उसका समुचित इलाज हो सके और पशुओं की जिंदगी बचाई जा सके। जी बिल्कुल अजय, और जिस तरह से जो पशुपालक हैं वो भी लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं जिनके पशुओं की लंपी वायरस की वजह से मौत हो गई है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किस तरह की मुआवजे का आश्वासन दिया गया है? देखिए, स्थानीय स्तर पर ये कहा गया है कि जितने भी जिलाधिकारी हैं उन तक ये सारे मामले जाएं, वो सारे रिकॉर्ड तैयार करके रखें और उसके बाद से फौरी तौर पर जो राहत राशि अनुमन्य है सरकार की ओर से वो अनुमन्य राशि पशुपालकों को दी जाए। इसके अलावा जो बाकी के जो पशुपालक हैं वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा राशि दी जाए क्योंकि उनके पशु की हानि हुई है। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि पशुपालकों को भी संतुष्ट किया जाए और नियमों में भी इसमें कुछ सुधार करते हुए पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा अनुमन्य राहत राशि मुहैया कराई जाए। क्योंकि मामला काफी गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पालन मंत्री ने बैठक की है और वो अब आगे इसी तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जो पशुपालक हैं वो भी संतुष्ट रहें और पशुओं की जो जिंदगी है वो बचाई जा सके। और खास तौर पर जो ये चिकित्सक हैं उन सारे चिकित्सकों को भी ये कहा गया है कि वो भी इस कार्य में तेजी से सामने आए और त्वरित गति से काम करें। उनको भी पशुओं को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और जो पशुपालक हैं उनको ये बताएं कि कैसे उनके पशुओं को की जिंदगी बचाई जा सकती है, कैसे इस रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक है अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में जिस तरह से दिनों दिन लंपी वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए समीक्षा बैठक की है। वहीं मंत्री ने पशुपालकों से ये अपील भी की है, ये आग्रह भी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का बीमा कराया जा सके ताकि किसी भी तरह की हानि होने पर मुआवजे का ऐलान समय पर हो। और वहीं पशुपालन मंत्री ने तमाम पशुपालकों से ये अपील की है। आपको बता दें कि देहरादून में अब तक 20,505 केसेस आ चुके हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया माना जा रहा है और लंपी रोग पर उत्तराखंड सरकार लगातार गंभीरता बरतती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आजाद समाज पार्टी के स्टार प्रचारक चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के जिला सदस्य प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर वोट देने की अपील की है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के लिए पार्टी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने तमाम क्षेत्र की गलियों में रोड शो कर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील की। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने मंच से बोलते हुए कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त हैं। तो मुझसे बेहतर आप देख रहे हैं। मेरा काम है लोगों से जाके अपील करना, ये लोकतंत्र है। ये जनता तय करेगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा और जिला पंचायत सदस्य कौन होंगे। मगर मुझे भरोसा है, मैंने एक बात यहाँ साथियों से भी कही, आपसे भी कह रहा हूँ
आप पूरे हरिद्वार को चेक करा लो। अगर इस समय रात 12 बज रहे लगभग, अगर किसी की सभा हो रही हो और उसकी सभा में हजारों की संख्या में लोग हो, तो आप मान लेना कि हमारा मुकाबला किसी से है। और अगर नहीं है तो ये मान लेना कि ये सीट तो हम जीत रहे हैं। इसके अलावा इस सीट के जरिए हम जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी दावेदारी अपनी पेश करेंगे। आप मेरी बात को याद रखें। हम यहाँ जिला पंचायत ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे भरोसा, जो गलती विधानसभा चुनाव में हमारे लोगों से हुई, वो उस गलती से सीख लेके इस बार हमें यहाँ ताकत देंगे। और अगर हमें अवसर मिलता है तो फिर वो विकास होगा इस क्षेत्र में जो पूरी सरकार नहीं करा पाई। तो मुझसे बेहतर आप देख रहे हैं। मेरा काम है लोगों से जाके अपील करना। ये लोकतंत्र है। ये जनता तय करेगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा और जिला परिषद से कौन होंगे। मगर मुझे भरोसा है, मैंने एक बात यहाँ साथियों से भी कही, आपसे भी कह रहा हूँ, आप पूरे हरिद्वार को चेक करा लो। अगर इस समय रात 12 बज रहे लगभग, अगर किसी की सभा हो रही हो और उसकी सभा में हजारों की संख्या में लोग हो, तो आप मान लेना कि हमारा मुकाबला किसी से है। और अगर नहीं है तो ये मान लेना कि ये सीट तो हम जीत रहे हैं। इसके अलावा इस सीट के जरिए हम जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी दावेदारी अपनी पेश करेंगे। आप मेरी बात को याद रखें। हम यहाँ जिला पंचायत ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे भरोसा, जो गलती विधानसभा चुनाव में हमारे लोगों से हुई, वो उस गलती से सीख लेके इस बार हमें यहाँ ताकत देंगे। और अगर हमें अवसर मिलता है तो फिर वो विकास होगा इस क्षेत्र में जो पूरी सरकार नहीं करा पाई। तो मुझसे लालकुआं में उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए विद्युत विभाग द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंपों में लोगों की समस्याएं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि लाल विद्युत विभाग के एससीओ संजय प्रसाद ने बताया कि लाल उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए कैंप लगाए गए हैं। हमारा 20 तारीख को धौलाखेड़ा में लगा हुआ था, जिसमें आपके बिल संबंधी कोई समस्या हो, नए संयोजन संबंधी कोई समस्या हो या मीटर संबंधी कोई समस्या हो। 21 तारीख को कल यहीं लालकुआं में लगाया था उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के द्वारा, और उसमें 16 केस आए थे। एक केस का मौके पर निस्तारण किया गया, बाकी का हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करेंगे। तो कैंप तो हमारे लगातार चलते हैं। साथ ही साथ राजस्व वसूली हेतु हम कैंप लगाते हैं। मतलब लंबे समय से जो उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं हो रहे हैं, उनके बिल भी उन्हें जमा करने को कहा जा रहा है। अगर बिल जमा नहीं होते तो फिर संयोजन काटने की कार्रवाई ही हमारी अंतिम कार्रवाई होती है। लेकिन हम हमेशा ही त्यौहार से 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं। इस टाइम पर जैसे हमने अखबार में भी निकाला है, कल 21 तारीख से हमारा जो धौलाखेड़ा 33 kV उपकेंद्र है, वहाँ की हमने पूरी तैयारी की है। कल 30 का शटडाउन, हमने 33 kV लाइन की पूरी लॉकिंग चॉपिंग मेंटेनेंस, उसकी जो जम्पर चेंज होना था वो चेंज करना, जो यार्ड में काम करना था वो काम किए। आज एक हल्द्वानी फीडर उस पर कार्य किया जा रहा है। और वहाँ काम करने के पश्चात हमारा 20 तारीख को धौलाखेड़ा में लगा हुआ था, जिसमें आपके बिल संबंधी कोई विकासनगर पुलिस नशे के खिलाफ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आई है, जहां पुलिस ने 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ एक नशे तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं नशे तस्कर को लगभग 2 लाख रुपए की कीमत की चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये नशे के विरुद्ध अभियान में हमारे कोतवाली पुलिस में विकासनगर को, इसमें इंस्पेक्टर विकासनगर के नेतृत्व में ये पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें एक अभियुक्त, जो ये बेसिकली राकेश नाम है इसका और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, इसके पास से चेकिंग अभियान में हमको 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। बेसिकली ये टैक्सी चलाता था और पुलिस को सूचना थी कि इस तरह का यहाँ से जाया जा रहा है, तो हमने इसे अरेस्ट किया है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में चरस मिली है। तो बाकी इससे हम जानकारी कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाया था और ये कहाँ इसको ले जाता था, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है और इसके साथ इसमें और कौन कौन लोग हैं, तो वो सारी जानकारी की जा रही है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और इसको अब आज न्यायालय भी पेश किया जाएगा। कितनी चरस और क्या कितनी चरस? ये 1 किलो 50 ग्राम चरस है और ये जो गाड़ी थी जिससे ले जा रहा था, उस गाड़ी को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। अर्टिगा गाड़ी है और बाकी इससे जानकारी की जाएगी। इसकी कीमत कितनी होगी? देखिए, केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से इस अभियान की शुरुआत सांसद अजय टमटा द्वारा हुई और इस कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
इस अभियान के जरिए 11 विकास खंड के चिन्हित 458 क्षय रोगियों को लोगों ने गोद लिया और इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि जनपद क्षय रोग को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस बीमारी को खत्म करने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करे। जनपद के अंदर इस कार्यक्रम को करने का है और 11 विकास खंड में लगभग 458 हमारे टीबी के पेशेंट हैं और टीबी के पेशेंट के साथ साथ हमारे पास उपचार हेतु पूरे डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है और जांच के लिए माइक्रोस्कोपिक जो उसकी जांच होती है उसके लिए भी हमारे पास सारा सिस्टम बना हुआ है। उद्देश्य यही है कि समस्त जनप्रतिनिधि और सभी एनजीओ सेक्टर के काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, साथ में अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मिल कर के कोई ना कोई टीबी मरीज को एडॉप्ट करे, उसको ले और उसकी बीमारी को सरमूल समाप्त करने के लिए अपना विशेष योगदान दे। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग कोई ना कोई जिम्मेदारी को लेंगे और टीबी पेशेंट की समस्या को सरमूल समाप्त करने में, प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरे देश से सरमूल समाप्त करने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने अतिक्रमण हटाए जाने को गलत बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इनका नुकसान उसको भी भरपाई सरकार करे और इनको जो है मकानों के लिए, कहीं मकान बनाने के लिए गरीब लोगों को जगह दे सरकार जो है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कल तक ये लोग ऐसे नहीं बसे, इनको बसाने के लिए प्रधान से लेकर पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सब लोगों ने जो है घूस खाकर, पैसे खाकर जो है इन लोगों को नदी के किनारे बसाने का काम किया। ये ऐसे नहीं बस के लोग जो है, उस समय तो इनको छूट दी गई लोगों को जो है, और आज इनको उजाड़ने की बात जो है सरकार कर रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं। अगर जो है इन लोगों को उजाड़ा गया और इनको जो है मुआवजा ना दिया गया सरकार के द्वारा, इनकी भरपाई नहीं की गई, तो हम जो है इसमें हम प्रदर्शन करेंगे सड़कों पे आके जो है, और इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजारों बीघा जमीन गोल्डन फॉरेस्ट की जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है, जिसपे अवैध कब्जे जो है बनता है, इनका नुकसान मसूरी की जिलाधिकारी सोनिया सिंह ने शहर की सड़कों का निरीक्षण किया है। वहीं माल रोड की खस्ता हाल को देखकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। जिलाधिकारी ने अब सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है। वहीं मसूरी और देहरादून की क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी सड़कों के साथ जनता को हो रही समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके बाद जिलाधिकारी ने सड़कों का निरीक्षण भी किया। आज की जो बैठक की गई है, जो मॉल रोड के कार्य होने थे ब्यूटिफिकेशन के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था उसके क्रम में की गई थी। इसमें सभी विभाग थे, यूपीसीएल, पेयजल, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, नगर पालिका, सभी विभाग यहाँ थे और जो कार्य उनके द्वारा किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द कार्य पूरे कराने के लिए बोला गया। आज वक्त के लिए मेनली कहा गया था, वो कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बरसात भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिर भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अब इसको पैचेस को भरा जाए और लोगों को असुविधा अब इसके बाद ना हो। बिल्कुल जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा बताया गया कि वो बैरियर थोड़े से पीछे की तरफ होने चाहिए। जो पहले भी इंस्ट्रक्शन शायद जो मीटिंग के मिनट्स देख रहे हैं उसमें दिए गए थे, तो उसी के क्रम में नगर पालिका और पुलिस विभाग को कहा गया है कि अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करें। ये एक जनरल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नगर पालिका देख रहा है और नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से काफ़ी बढ़ जाती है, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी काफ़ी हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि जो भी कार्य करने हैं वो समय के अंतर्गत कर दें और ढंग से कर दें। एमडीडीए के द्वारा जो कार्य होने थे उनमें काफ़ी कार्य कंप्लीट हो गए हैं और 2-3 काम जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग होनी है और टॉयलेट्स का रेनोवेशन होना है, ये सारे कार्य अभी पेंडिंग है जिनके लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। उसके अलावा जो नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा जो काम होने हैं उनमें भी कुछ कार्य थे जो कि नहीं हो पाए थे, उनके लिए टाइमलाइन फिक्स। और फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए एफएम न्यूज़।